हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे जो 1920 से 1922 ईस्वी तक चला था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण क्या था। तो प्रारंभ करने का कारण रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर इसके जगह आपको हो सकता है कि पंजाब में अत्याचार भी लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में। और फिर जो तीसरा कारण था वह था खिलाफत का प्रश्न, यानी खलीफा के पद को फिर से स्थापित करना, तो उसे ही कहते हैं खिलाफत का प्रश्न। तो यही वो तीन कारण थे जिसके वजह से यह असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। तो कौन कौन से तीन कारण थे? रॉलेट एक्ट, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड जिससे पंजाब में अत्याचार भी कहा जाता है, और फिर तीसरा कारण था खिलाफत का प्रश्न। तो यहाँ पर आपको इस तरह से भी कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि रॉलेट एक्ट के मुद्दे पर असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, या फिर पंजाब में अत्याचार के मामले पर असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया था, और या फिर इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाएगा कि खिलाफत के प्रश्न पर, खिलाफत के मुद्दे पर असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया था। तो इस तरह का प्रश्न का आंसर सभी का एक ही होगा। तो आइए बात करते हैं कि इसे प्रारंभ कब किया गया था असहयोग आंदोलन को। तो वह 1 अगस्त 1920 ईस्वी को किसने किया था? तो गांधी जी ने। तो अभी जो तीन प्रश्न आपको बताया गया कि रॉलेट एक्ट, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो कब हुआ था? वह 1 अगस्त 1920 को हुआ था। अब बात करते हैं कि इसे प्रारंभ गांधी जी ने किया था, और असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो 1916 से 1921 ईस्वी तक भारत का वायसराय था। अब बात करते हैं कि जब 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने शुरू किया, तो लेकिन क्या हुआ? दुर्भाग्यवश 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, और इस वजह से 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ही शोक सभा का आयोजन किया गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, वह यह है कि कौन से नेता या किस व्यक्ति ने असहयोग आंदोलन को समर्थन किया था लेकिन उसका परिणाम नहीं देख पाया था। तो वो व्यक्ति कौन थे, वो नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने अपना समर्थन असहयोग आंदोलन को दिया था लेकिन उसके परिणाम नहीं देख पाए थे, क्योंकि इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हो गई थी। अब बात करते हैं कि गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू तो किया था, लेकिन अभी कांग्रेस से इन्हें समर्थन नहीं मिला था। कांग्रेस के द्वारा इस आंदोलन को पुष्टि नहीं किया गया था, पारित नहीं किया गया था। तो आइए बात करते हैं कांग्रेस के संदर्भ में कि कांग्रेस के 2 अधिवेशन के बारे में जानेंगे अभी हम लोग। पहला है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। तो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन का आयोजन कब और कहां किया गया था? तो 4 सितंबर 1920 ईस्वी को कलकत्ता में किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय जो गरम दल के नेता थे, हम लोग पढ़ भी चुके हैं नरम दल एवं गरम दल। तो लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे, और यह लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल, तो वह लाल बाल पाल त्रिगुट में से कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले ये एकमात्र व्यक्ति थे। तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा भी जाता है कि लाल बाल पाल त्रिगुट में से कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो वो थे लाला लाजपत राय। अब बात करते हैं कि इस अधिवेशन में क्या हुआ था। तो
कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो कलकत्ता में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था, तो इसी विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, या प्रस्तुत के जगह कभी कभी प्रस्तावित वर्ड भी लिख दिया जाता है। तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तुत या प्रस्तावित किसने किया था कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में? तो वह स्वयं गांधी जी ने किया था। लेकिन जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, तब क्या हुआ कि इसका विरोध चित्तरंजन दास एवं जो खुद इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय एवं चित्तरंजन दास ने गांधी जी का असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का विरोध किया था। लेकिन विरोध करने के बावजूद क्या हुआ कि यह जो है कलकत्ता में जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। तो चूंकि यह कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था, कांग्रेस का यह मुख्य अधिवेशन नहीं था, तो इसलिए असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को जो इस अधिवेशन से पारित किया गया, उसे मुख्य अधिवेशन के द्वारा भी एक बार पारित होना था। तो इसी वजह से फिर क्या हुआ कि कांग्रेस के इस विशेष अधिवेशन के बाद दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का मुख्य अधिवेशन का आयोजन किया गया। कहाँ पर? तो नागपुर में। और यह जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन का आयोजन कब किया गया था? तो सितंबर 1920 ईस्वी में, यानी कुछ ही महीने के बाद कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन आयोजित किया गया दिसंबर 1920 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह विजय राघवाचार्य थे। क्या हुआ कि इस अधिवेशन की अब हम लोग बात करते हैं, तो इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत किया गया, या असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को फिर से प्रस्तावित किया गया। लेकिन इस बार कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? तो वह गांधी जी ने नहीं किया था, बल्कि चित्तरंजन दास ने किया था, CR दास ने किया था। कहने का मतलब यह हुआ कि चित्तरंजन दास जो कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किए थे, लेकिन कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने ही ये असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और यह जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन और जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन में क्या क्या कार्य हुआ, वह भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए कि कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में इसके प्रस्ताव को गांधी जी ने रखा था, जबकि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को गांधी जी ने नहीं रखा था, बल्कि चित्तरंजन दास ने प्रस्तुत किया था। तो अब बात करते हैं, जब प्रस्ताव को प्रस्तुत कर दिया गया, तब बात करते हैं हम लोग कि इस कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन का प्रमुख कार्य कौन कौन सा था। तो आइए प्रमुख कार्य के बारे में बात करते हैं। कि पहला जो प्रमुख कार्य था कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई, अर्थात इसे यहाँ से भी पारित कर दिया गया और कांग्रेस का इसे समर्थन प्राप्त हो गया। यह तो था पहला कार्य। दूसरे कार्य की अब बात करें कि यह कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ही पहली बार कांग्रेस के सिद्धांत में परिवर्तन हुआ था। कांग्रेस ने अपने सिद्धांत में परिवर्तन किया था। तो कांग्रेस ने अपने सिद्धांत में किस तरह का परिवर्तन किया था? तो वह परिवर्तन यह था कि कांग्रेस अब संवैधानिक दायरे के द्वारा स्वराज प्राप्ति का जो उनका पहले लक्ष्य था, तो उसके जगह अब ये शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित तरीके से स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य इन्होंने घोषित किया था। कहने का मतलब यह हुआ कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब नरमपंथी काल हम लोग पढ़ रहे थे, तो उस समय हम लोग पढ़े थे कि कांग्रेस का जो लक्ष्य था वह संवैधानिक तरीके से स्वराज को प्राप्त करना, अर्थात
प्रार्थना के माध्यम से, अंग्रेजों के समक्ष प्रार्थना के माध्यम से स्वराज को प्राप्त करना। लेकिन यह कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन ही था जो 1920 में इसका आयोजन किया गया था। तो इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने सिद्धांत में परिवर्तन किया और वह जो पहले का इनका लक्ष्य था कि संवैधानिक तरीके से स्वराज प्राप्ति का जो लक्ष्य था, लेकिन अब उसने त्याग दिया और उसके जगह पर शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित तरीके से स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया। शांतिपूर्ण एवं ये न्यायोचित तरीके से स्वराज प्राप्ति का मतलब क्या होता है, यानी अब संघर्ष के द्वारा स्वराज प्राप्त करना, प्रार्थना के द्वारा नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम यह कह सकते हैं कि कांग्रेस ने इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने संवैधानिक दायरे से बाहर निकलकर पहली बार कांग्रेस जन संघर्ष की अवधारणा को स्वीकार किया था। जो वह संवैधानिक दायरे में पहले रहा करता था, लेकिन अब कांग्रेस उससे बाहर निकला और जन संघर्ष अर्थात जन आंदोलन की अवधारणा को स्वीकार किया था। यह तो था दूसरा प्रमुख कार्य। तीसरे प्रमुख कार्य के बारे में बात करें तो वह था कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में भी परिवर्तन किया गया। तो कांग्रेस के संविधान में क्या परिवर्तन किया गया? तो पहली बार भाषा के आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति की स्थापना की गई थी। किस अधिवेशन में? तो यही 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इन्होंने अपने संविधान में परिवर्तन किया और परिवर्तन के द्वारा पहली बार भाषा के आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति की स्थापना की। इसके साथ साथ रोजमर्रा के काम को देखने के लिए, यानी डेली का जो कार्य होता था, तो उस कार्य को देखने के लिए कांग्रेस ने 15 सदस्यों वाली एक वर्किंग कमेटी, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी या फिर हिंदी में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की स्थापना किया था, 15 सदस्यों वाली। किस लिए? तो डेली के कार्यों को देखने के लिए, जिसमें एक अध्यक्ष और एक सचिव भी हुआ करते थे। यह जो 15 सदस्यों वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी या कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की जो स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना गांवों, छोटे मोहल्ले एवं छोटे कस्बों में भी किया गया था और कांग्रेस का अधिक से अधिक सदस्य बनाने के लिए कांग्रेस की जो सदस्यता शुल्क थी वह प्रतिवर्ष 1 रुपये से घटाकर 4 आना कर दिया गया था। 4 आना कहने का मतलब 25 पैसे, वो यानी वर्तमान के हिसाब से 25 पैसे कर दिया गया था। जो पहले कांग्रेस की सदस्यता शुल्क थी कांग्रेस से जुड़ने के लिए, वह प्रतिवर्ष 1 रुपये थी, लेकिन कांग्रेस का ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बन सके तो इसलिए कांग्रेस ने क्या किया कि अब प्रतिवर्ष 1 रुपये सदस्यता शुल्क से घटाकर कितना कर दिया गया? 4 आना अर्थात 25 पैसा कर दिया गया। तो यह तो था तीसरा प्रमुख कार्य। तो जब कांग्रेस इस अधिवेशन में संवैधानिक दायरे से बाहर निकलकर जनसंघर्ष की अवधारणा को स्वीकार किया था, तब इसी संदर्भ में रजनी पाम दत्त ने, प्रसिद्ध इतिहासकार रजनी पाम दत्त ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में एक कथन कहा है कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे। कौन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किस संस्था के बारे में रजनी पाम दत्त ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस साम्राज्यवाद से अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य से, तो वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और उसका सहयोग भी करते थे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? संवैधानिक दायरे से जो पहले उनका लक्ष्य था, एक तरह से वह सहयोग ही कर रहे थे, लेकिन जब इन्होंने जन संघर्ष की अवधारणा को स्वीकार किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वह साम्राज्यवाद से लड़ने लगे थे। तो इसी वजह से रजनी पाम दत्त ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संदर्भ में ये बात कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और उनका सहयोग भी करते थे। फिर बात करते हैं कि जब कांग्रेस जन संघर्ष की अवधारणा को स्वीकार किया तो कांग्रेस के ही कुछ सदस्यों को यह बात नहीं जची, क्योंकि वे लोग, कांग्रेस के कुछ सदस्य, वे अभी भी संवैधानिक दायरे में रहकर ही स्वराज को प्राप्त करना चाहते थे। तो इसी वजह से कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने कांग्रेस से
इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले कौन कौन से सदस्य थे? तो एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल और जीएस खापड़े। तो कारण क्या था कांग्रेस से इस्तीफा देने का? कि ये लोग संवैधानिक दायरे में रहकर ही स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस ने अब क्या किया कि संवैधानिक दायरे से बाहर निकला और जनसंघर्ष की अवधारणा को स्वीकार किया। इसी वजह से कांग्रेस के इन 4 सदस्यों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना किया। और जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना किया, तब स्थापना करने के बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी राष्ट्रीय आंदोलन से यह दूर होते चले गए। यानी उसके बाद फिर क्या हुआ, इस संस्था की स्थापना करने के बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी का राष्ट्रीय आंदोलन में मतलब नाम मात्र का ही भूमिका रह गया था। फिर बात करते हैं कि गांधी जी ने यानी इसी अधिवेशन में वो सहयोग आंदोलन का लक्ष्य जो निर्धारित किया था वह क्या किया था? तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करना। यह किसने लक्ष्य निर्धारित किया था? तो वह गांधी जी ने किया था। किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ही। तो गांधी जी का यह कहना था कि अगर पूरी तन्मयता से वो सहयोग आंदोलन को चलाया जाए तो 1 वर्ष में हम लोग स्वराज को प्राप्त कर लेंगे, पूरी आज़ादी को प्राप्त कर लेंगे। तो यह जो है इन्होंने जो कथन कहा था वह इसी कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। लेकिन अब देखिए यहाँ से 2 तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करना यह किसका लक्ष्य था? तो यह असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था। दूसरा प्रश्न जो पूछा जाएगा कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करना या 1 वर्ष में स्वराज, तो यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा गांधी जी ने ही दिया था। तो यह दोनों तरीके का प्रश्न कि फिर पूछा जाएगा कि अगर मान लीजिए इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने, वहाँ पर नाम ही दे दिया जाएगा प्रश्न में गांधी जी, कि गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज या 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा किस समय दिया था? तो वो सहयोग आंदोलन के समय दिया था। इस 3 प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि इस आंदोलन के, इससे पहले हम लोग यह बात कर लेते हैं, जब स्वराज की बात हुई तो स्वराज से संबंधित गांधी जी का एक और भी कथन था। नारा तो इन्होंने दिया था कि 1 वर्ष में स्वराज, ठीक है, तो यह गांधी जी ने दिया था असहयोग आंदोलन के समय। लेकिन असहयोग आंदोलन के समय स्वराज से संबंधित गांधी जी का एक कथन था कि स्वराज के गंध से मेरे नथुने फटने लगे हैं। तो आज के क्लास में जितने भी कथन आपको बताया जाएगा उन सभी कथन को आपको नोट करना है, ताकि एग्जाम में उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने कौन सा कथन कहा था, किसके संदर्भ में कहा था। तो सारे कथन को आपको याद करना है। तो गांधी जी ने जो कथन कहा था कि स्वराज के गंध से मेरे नथुने फटने लगे हैं, तो यह किस समय कहा था? तो असहयोग आंदोलन के समय कहा था। या फिर प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि स्वराज के गंध से मेरे नथुने फटने लगे हैं, यह किसने कहा था? तो वह गांधी जी ने कहा था। अब बात करते हैं कि यह जो असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा, तो इस असहयोग आंदोलन के 2 कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। तो वह 2 कार्यक्रम कौन कौन से थे? तो एक था रचनात्मक कार्यक्रम और दूसरा था नकारात्मक कार्यक्रम। रचनात्मक कार्यक्रम का मतलब हुआ किसी न किसी चीज़ों की रचना करना, अर्थात निर्माण करना, उसे ही कहते हैं रचनात्मक कार्यक्रम। नकारात्मक कार्यक्रम का मतलब कि उसका बहिष्कार करना, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना, तो वो था नकारात्मक कार्यक्रम। तो आपसे पूछा भी जाएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान कितने तरह के कार्यक्रम चलाए गए थे? तो 2 तरह के। कौन कौन? तो रचनात्मक कार्यक्रम और दूसरा नकारात्मक कार्यक्रम। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं कि रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आइए इसके बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं कि रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
किस लिए? तो असहयोग आंदोलन को संचालित करने के लिए, इसके गतिविधि को, इसके क्रियाकलाप को संचालित करने के लिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी। तो तिलक नाम से ही तिलक स्वराज कोष की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, तो उनके सम्मान में इस कोष का, इस स्वराज कोष का नाम तिलक स्वराज कोष रखा गया था। ठीक है, तो तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी किस लिए? तो 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए। और क्या हुआ कि यह जो तिलक स्वराज कोष था अपने लक्ष्य को बहुत ही कम समय में ही पा लिया और अपने लक्ष्य से भी आगे निकल गया था, यानी 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसे इसमें इकट्ठे हो गए थे। फिर बात करते हैं कि रचनात्मक कार्यक्रम के तहत अगले लक्ष्य के बारे में, कि स्वदेशी को बढ़ावा देना, जो भी स्वदेशी चीज़ें थी उन सभी को बढ़ावा देना। फिर राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना करना, चाहे वह शिक्षण संस्थान हो या कार्यालय हो, किसी भी तरह का राष्ट्रीय संस्था हो उसकी स्थापना करना। उसके साथ साथ चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाना, क्योंकि विदेशी वस्त्रों को छोड़ने के लिए कहा गया था और उसके जगह जो है चरखा को लोकप्रिय बनाना, ताकि चरखा को लोग सीख सकें, जिससे सूती वस्त्र का निर्माण किया जा सके। तो चरखा और खादी वस्त्र को भी जो है पहनने के लिए कहा गया था। तो इस वजह से यह जो रचनात्मक कार्यक्रम के तहत चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके साथ साथ अस्पृश्यता को भी दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, क्योंकि अगर अस्पृश्यता को दूर नहीं किया जा सकेगा तो क्या होता कि कांग्रेस के मतलब अधिक से अधिक सदस्य नहीं बन सकते, और जब अधिक से अधिक सदस्य नहीं बनते तो क्या होता, यह तिलक स्वराज कोष में मतलब पैसे ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते थे। ठीक है, तो क्योंकि कांग्रेस ने ही कहा था इस नागपुर अधिवेशन में कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड को इकट्ठा किया जा सके और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को कांग्रेस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को कांग्रेस का सदस्य बनाया जा सके, और इसी वजह से उन्होंने अपने सदस्यता शुल्क को भी 1 रुपये प्रति वर्ष 1 रुपये से घटाकर 4 आना किया था। फिर बात करते हैं कि इस रचनात्मक कार्यक्रम का जो अगला लक्ष्य था वह था हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना। तो यह तो था रचनात्मक कार्यक्रम। अब बात करते हैं नकारात्मक कार्यक्रम के तहत क्या क्या लक्ष्य था, कि जो भी विदेशी वस्तुएं हैं यानी ब्रिटिश निर्मित वस्तु जो भी है, ठीक है, तो उन सभी का बहिष्कार करना। इसके साथ साथ जो अगला लक्ष्य था वह था सरकारी स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, अदालत एवं जितनी भी सरकारी उपाधियां भारतीयों को प्रदान की गई थी उन सभी का बहिष्कार करना। तो कहने का मतलब क्या हुआ नकारात्मक कार्यक्रम के तहत, कि पहला तो था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, फिर सरकारी स्कूल का बहिष्कार करना, सरकारी कॉलेज का बहिष्कार करना, सरकारी कार्यालय का बहिष्कार करना, सरकारी अदालत का बहिष्कार करना, और उसके साथ साथ सरकारी उपाधियों का भी बहिष्कार करना। यह तो था नकारात्मक कार्यक्रम। तो चलिए अब बात करते हैं कि जब 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को पूरे देश में शुरू किया था, तब क्या हुआ कि शुरू होने के साथ ही पूरे देश में इसका व्यापक असर हुआ था और समाज के हर वर्ग ने इस असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। और यह जो जब इसे शुरू किया गया तब यह असहयोग आंदोलन को सबसे अधिक सफलता या सबसे अधिक लोकप्रियता किन क्षेत्रों में मिला, तो पश्चिमी भारत, उत्तर भारत कहने का मतलब विशेष रूप से बिहार एवं यूपी के क्षेत्र में, फिर बंगाल एवं असम के सुरमा घाटी और उसके साथ साथ दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में इस असहयोग आंदोलन को सबसे अधिक सफलता या फिर सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई थी।
फिर उसके बाद अगर बात करें तो जब इस आंदोलन को शुरू किया गया था तब उस समय क्या था कि बिहार के लोगों में एक मान्यता प्रचलित थी। कैसी मान्यता प्रचलित थी बिहार के लोगों में? कि बिहार के लोगों में असहयोग आंदोलन के दौरान यह मान्यता प्रचलित थी कि गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग यानी हम भारतीय इस लड़ाई को जीत लेंगे। किस लड़ाई को? तो असहयोग आंदोलन के लड़ाई को जीत लेंगे। आखिर ऐसा क्यों बिहार के लोगों में इस तरह की मान्यता प्रचलित थी? क्योंकि बिहार के जो लोग थे वे लोग गांधी जी को धर्म का प्रतीक मानते थे। क्या मानते थे? गांधी जी को धर्म का प्रतीक मानते थे। तो देखिए क्यों मानने लगे, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कहाँ पर? बिहार में, बिहार के चंपारण में। तो जब चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसानों की जीत हुई थी तो कहने का मतलब बिहार के लोगों की ही जीत हुई थी। तो जब जीत हुई तब चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को यानी गांधी जी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया था और तभी से बिहार के लोग महात्मा गांधी को धर्म का प्रतीक मानने लगे थे। और इसी वजह से क्या हुआ कि जब 1920 से 22 के दौरान असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तब इस असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के लोगों में यह मान्यता प्रचलित हो गई कि गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग इस लड़ाई को जीत लेंगे। अब बात करते हैं कि जब यह असहयोग आंदोलन चल रहा था तो इसी असहयोग आंदोलन के दौरान देश के प्रसिद्ध वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी और इस असहयोग आंदोलन में पूर्ण रूप से अपना सहयोग दिया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ने वाले वो प्रसिद्ध वकील कौन कौन से थे, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास अर्थात चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। लेकिन इनके साथ साथ 3 अन्य प्रसिद्ध वकील भी थे जिन्होंने इस दौरान वकालत छोड़ी थी। तो वह और 3 प्रसिद्ध वकील कौन कौन थे? तो सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, दूसरे व्यक्ति थे आसफ अली और तीसरे थे टी प्रकाशम। यानी इन सभी वकीलों के साथ साथ वो 3 वकील भी थे जिन्होंने इस असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत को छोड़कर असहयोग आंदोलन में अपना पूर्ण सहयोग दिया था, अपना पूर्ण समर्थन दिया था। फिर क्या हुआ कि इसी आंदोलन के दौरान जो है यह राष्ट्र शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करने के साथ साथ विदेशी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करने के साथ साथ राष्ट्र शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। तो आइए असहयोग आंदोलन के दौरान हम लोग देखते हैं कि किन किन राष्ट्र शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी। तो उसमें से काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, देवघर विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ एवं नेशनल कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की गई थी। कब? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से असहयोग आंदोलन के दौरान किन किन राष्ट्र शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी। अब मान लीजिए कि आपको इन सभी नामों के बारे में अगर आपको याद ना रहे तो फिर आप क्या होगा कि प्रश्न का आंसर नहीं दे पाइएगा। तो इस वजह से इन सभी राष्ट्र शिक्षण संस्थानों के बारे में आपको जानना है जिसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी। यह जो बंगाल में नेशनल कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की गई थी तो यह नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाध्यापक कौन बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस बने थे। जब राष्ट्र शिक्षण संस्थान की बात हो रही है तो हम लोग एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, वो हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा के रहने वाले थे, तो इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ दिया था। ये पटना कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन क्या हुआ कि यह पटना कॉलेज जो है वह अंग्रेजों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, यानी एक विदेशी यह संस्थान थी। तो इसी असहयोग आंदोलन के दौरान
जयप्रकाश नारायण ने विदेशी संस्थानों का बहिष्कार करते हुए पटना कॉलेज को छोड़ दिया। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज को उस समय छोड़ा जब इनके परीक्षा में सिर्फ 20 दिन बचा हुआ था। अर्थात परीक्षा से मात्र 20 दिन पहले जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद कांग्रेस के द्वारा जो स्थापित शिक्षण संस्थान थी वह बिहार विद्यापीठ, तो बिहार विद्यापीठ में इन्होंने एडमिशन लिया था, प्रवेश लिया था। किसने? तो जयप्रकाश नारायण ने। अब बात करते हैं कि जिस तरह से वकीलों ने वकालत छोड़ी, विदेशी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करने के बाद राष्ट्र शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई, तो उसी तरीके से सरकारी उपाधियों को भी वापस किया गया। क्योंकि नकारात्मक कार्यक्रम में क्या था कि सरकारी उपाधियों का भी बहिष्कार करना है, अर्थात अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा देना है, जिस ब्रिटिश सरकार ने जिन जिन उपाधियों को भारतीयों को दिया था। तो आइए सरकारी उपाधि वापस करने में बात करते हैं दो महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में। एक है गांधी जी और दूसरा है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज, जिसे गांधी जी ने अपने 5वें पुत्र की उपाधि प्रदान किया था। तो आइए बात करते हैं, गांधी जी ने कैसर ए हिंद, बोअर पदक एवं जुलू पदक को इसने असहयोग आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया था। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि गांधी जी ने कैसर ए हिंद उपाधि को किस समय ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया था? तो वह असहयोग आंदोलन के समय। जो ये जो बोअर पदक एवं जुलू पदक जो था, तो इस पदक को असहयोग आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार को किसने वापस कर दिया था? नाम पूछ दिया जाएगा, तो वह गांधी जी ने किया था। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि 1915 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने दिया था। जब 1915 ईस्वी में गांधी जी ने भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए कहा था, तब उसी उपलक्ष्य में इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। अगर बात करें बोअर पदक की, तो 1899 ईस्वी में जब दक्षिण अफ्रीका में बोअर विद्रोह में सैनिकों का इन्होंने सेवा किया था, तो उसी वजह से इन्हें बोअर पदक दिया गया था। अगर जुलू पदक की बात करें तो 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही जुलू विद्रोह के समय सैनिकों का सेवा करने के वजह से इन्हें जुलू पदक दिया गया था। तो इन तीनों पदक को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया। अब बात करते हैं जमनालाल बजाज की। तो जमनालाल बजाज ने अपनी उपाधि राय बहादुर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी। कब? तो असहयोग आंदोलन के समय। चलिए अब बात करते हैं, सरकारी उपाधि के भी बारे में बात कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि यह असहयोग आंदोलन चल रहा था, लेकिन इस असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक सफल कार्यक्रम कौन सा था? सर्वाधिक प्रभावी कार्यक्रम कौन सा था? तो इस असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक सफल कार्यक्रम विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना था। ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं या फिर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना इस असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक सफल कार्यक्रम या सर्वाधिक प्रभावी कार्यक्रम था। तो आखिर ऐसा क्यों? ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं या विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना ही इस आंदोलन का सर्वाधिक सफल कार्यक्रम क्यों बना? इसका रीजन होगा। तो रीजन यह था कि ब्रिटेन भारत को ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का एक बड़ा बाजार समझता था। कौन समझता था? तो ब्रिटेन भारत को ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का या विदेशी वस्त्रों का एक बहुत बड़ा बाजार समझता था। तो जब गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए कहा, तब यह सबसे प्रभावी साबित हुआ, सबसे यह सफल साबित हुआ। इसका प्रभाव अंग्रेजों पर सबसे ज़्यादा पड़ा, क्योंकि अब उनके किसी भी ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को कोई भी भारतीय नहीं ले रहे थे। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान ही निष्क्रिय विरोध को शुरू किया था। निष्क्रिय विरोध का मतलब यानी ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का, विदेशी वस्त्रों का बर्बादी करके
इन्होंने विरोध शुरू किया था। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि निष्क्रिय विरोध को किसने शुरू किया था? तो निष्क्रिय विरोध को शुरू गांधी जी ने किया था। गांधी जी का यह कहना था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही अंग्रेजों के साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो यह कथन किसने कहा था? तो यह गांधी जी ने ही कहा था असहयोग आंदोलन के दौरान कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ अर्थात अंग्रेजों के साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो अब बात करते हैं कि लेकिन जब असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जा रहा था, किस तरह से? तो विदेशी वस्त्रों को जलाकर उसका बहिष्कार किया जा रहा था। लेकिन जब असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाकर बहिष्कार किया जा रहा था, तब विदेशी वस्त्रों को जलाने का विरोध किया था किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। कहने का मतलब यह हुआ कि असहयोग आंदोलन के दौरान जब गांधी जी ने भारतीयों को विदेशी वस्त्रों को जलाकर विरोध करने को जो विरोध करने के लिए कहा था, तो उसका जो है विरोध किसने किया था? तो उसका विरोध किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह जो ब्रिटिश वस्त्रों को जलाया जा रहा है, जलाकर जो उसे बर्बाद किया जा रहा है, तो यह एक निष्ठुर बर्बादी है। तो महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के समय ब्रिटिश वस्तुओं को जलाए जाने पर, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने पर यह किसने लिखा था कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है? तो वह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसे लिखा था? तो महात्मा गांधी को लिखा था। यह बात आपको ध्यान रखना है कि विदेशी वस्त्रों को जलाने का विरोध किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह एक निष्ठुर बर्बादी है, यह किसने कहा था? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस लाइन को किसे लिखा था? तो महात्मा गांधी को लिखा था। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि इन सब के बाद 1921 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा किया था। ठीक है, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था प्रिंस ऑफ वेल्स का, जो ब्रिटिश राजकुमार थे, कि उद्देश्य था कि आंदोलनकारियों को, भारत में आंदोलनकारियों को शांत करना। लेकिन जब 1921 में यह भारत की यात्रा किए, तब भारत में हर जगह इनको बहिष्कार का सामना करना पड़ा। हर जगह भारतीयों ने इनके यात्रा का बहिष्कार किया। और जब ये प्रिंस ऑफ वेल्स 17 नवंबर 1921 ईस्वी को यह बम्बई पहुंचे, तो बम्बई के मजदूरों ने सड़क पर उतरकर व्यापक रूप से हड़ताल किया था। किनके विरोध में? तो प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत यात्रा के विरोध में। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके बाद अंग्रेजों ने, जो अंग्रेजी सरकार थी, उसने इस आंदोलन को दबाना शुरू कर दिया, उसका दमन करना शुरू कर दिया। 1921 के अंत से इस आंदोलन को दबाना शुरू किया। और दबाने के साथ क्या किया कि दबाने के क्रम में क्या किया कि लगभग 25 से 30 हजार प्रदर्शनकारियों को, भारतीयों को बंदी बना लिया गया, बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। और तो तब जाकर फिर क्या हुआ कि उसके बाद दिसंबर 1921 ईस्वी में कांग्रेस का अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था। यानी इसी घटना के बाद जो है, जब उन लोगों ने, अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को, प्रदर्शनकारियों को बंदी बनाना शुरू किया, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो वह अहमदाबाद में किया गया, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास चुने गए थे। लेकिन जब ये अध्यक्ष चुने गए तो ये उस समय जेल में थे, क्योंकि उन प्रदर्शनकारियों में चित्तरंजन दास को भी बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया था। तो चूंकि 1921 के अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास चुने गए थे पहली बार, तो लेकिन जब पहली बार चुने गए थे तो उस समय वह जेल में थे, तो इसी वजह से इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो उनके जगह पर तो हकीम अजमल खां ने किया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं कि जब अंग्रेजों ने इस आंदोलन का दमन करना शुरू किया, प्रदर्शनकारियों को बंदी बनाना शुरू किया, तब
1 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने गुजरात के बारदौली से भारत के जो वायसराय थे, अंग्रेजी सरकार जो थे उसमें लॉर्ड रीडिंग थे, तो वायसराय को सामूहिक सविनय अवज्ञा तथा लगान बंदी की चेतावनी दी थी। कहाँ से? तो गुजरात के बारदौली से। कब? 1 फरवरी 1922 को। तो आइए इसके बारे में समझते हैं कि क्या हुआ कि जब 1921 के अंत से इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार प्रदर्शनकारियों को बंदी बनाकर जेल में डालने लगे, तब 1 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने गुजरात के बारदौली से घोषणा की कि घोषणा क्या किया कि 1 सप्ताह के अंदर, यानी अंग्रेजी सरकार को चेतावनी दी, उसे समय दिया, उसे मोहलत दिया कि अगर 1 सप्ताह के अंदर उन सभी राजनीतिक बंदियों को नहीं छोड़ा गया और प्रेस पर सरकारी नियंत्रण समाप्त नहीं किया गया तो सामूहिक रूप से देशव्यापी लेवल पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया जाएगा और उसके साथ साथ लगान बंदी को भी शुरू किया जाएगा। तो यह चेतावनी किसने दिया था? गांधी जी ने। कब? तो 1 फरवरी 1922 ईस्वी को। कहां से? तो गुजरात के बारदौली से। कितने समय का अंग्रेजी सरकार को डेडलाइन दिया गया था? तो 1 सप्ताह का समय दिया गया था कि उन राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के लिए कहा गया था और उसके साथ साथ प्रेस पर से सरकारी नियंत्रण को भी हटाने के लिए कहा था। और बदले में अगर वैसा अंग्रेजी सरकार नहीं करते तो क्या किया जाता? तो सामूहिक रूप से देशव्यापी लेवल पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया जाता और उसके साथ साथ लगान बंदी कार्यक्रम को भी शुरू किया जाता, यानी लगान नहीं दिया जाता। तो ठीक उसी समय फिर क्या हुआ, जब लगान बंदी की चेतावनी दी गई तो उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1922 ईस्वी में गुजरात के बारदौली में ही साड़ाबंदी आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह साड़ाबंदी आंदोलन किसका था? तो यह किसानों का आंदोलन था। तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कहाँ पर यह आंदोलन हुआ था? तो गुजरात के बारदौली में ही। और कब? तो 1922 ईस्वी में। तो इसके द्वारा क्या निर्धारित किया गया था, क्या लक्ष्य रखा गया था? कि किसानों के द्वारा लगान नहीं देने का निर्णय किया गया था इस साड़ाबंदी आंदोलन के दौरान, जिसका नेतृत्व 1922 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो चूंकि गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 ईस्वी को 1 सप्ताह का लक्ष्य दिया था, अंग्रेजी सरकार को 1 सप्ताह का डेडलाइन दिया था, लेकिन समय पूरा होने से पहले क्या हुआ कि चौरी चौरा कांड नामक एक घटना घट गई। जब यह घटना घटी तो क्या हुआ कि संपूर्ण परिदृश्य ही बदल गया था। यानी इसके बाद जो भी योजना की गई थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की, तो यह लगान बंदी नहीं देने का, तो यह सभी योजना क्या हुआ? धड़ा का धड़ा रह गया। यानी कहने का मतलब पूरे का पूरे परिदृश्य ही बदल कर रह गया था। तो आइए बात करते हैं इस चौरी चौरा कांड के बारे में जो असहयोग आंदोलन के दौरान घटी थी। पहले बात तो आपको यही जानना है कि चौरी चौरा कांड जो है वह कब घटी थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान घटी थी। दिनांक पूछा जाए ईस्वी के साथ तो वह 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यह चौरी चौरा कांड नामक घटना घटित हुई थी। तो अब देखिए यहाँ से क्या होता है ना कि एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, उसका दिनांक ही पूछ लिया जाता है, तिथि ही पूछ लिया जाता है कि चौरी चौरा कांड कब घटा, मतलब कि चौरी चौरा कांड जो है वह कब घटित हुआ था। तो ऑप्शन में क्या होगा? 4 फरवरी भी दिया जाएगा, 4 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, लेकिन आंसर होगा 5 फरवरी 1922। जबकि कई सारे वन लाइनर किताबों में यहाँ तक कि कुछ प्रीवियस ईयर में भी आपको 4 फरवरी 1922 दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। एनसीईआरटी के तथ्य को मानना है जो 5 फरवरी 1922 को मानते हैं। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यह घटना घटित हुआ था। तो इसी वजह से आपको उन वन लाइनर किताब एवं कुछ प्रीवियस ईयर के बातों को नहीं मानना है जिसने अपनी किताबों में 4 फरवरी 1922 लिखा है, बल्कि क्या होगा सही आंसर? 5 फरवरी 1922। अब बात करते हैं कि यह चौरी चौरा कांड जो है यह किस जगह पर हुआ था। आइए उस जगह के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक
गांव था चौरा चौड़ी गांव। तो उसी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा नामक गांव में यह घटना घटित हुई थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, जिसे चौरी चौरा कांड कहा गया है। तो अब बात करते हैं कि यह चौरी चौरा कांड क्या था। तो क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को भूतपूर्व सैनिक अर्थात रिटायर्ड सैनिक जिनका नाम था भगवान अहीर, तो भगवान अहीर के नेतृत्व में 3000 किसानों का जुलूस निकाला गया था। तो जब वह 3000 किसानों का जुलूस यह चौरा चौड़ी नामक गांव पहुंचा तो वहां पर क्या हुआ कि पुलिस से इन लोगों की झड़प हो गई। तो जब पुलिस से झड़प हुई तो पुलिस ने क्या किया कि उस 3000 किसानों का जो जुलूस था, समूह था, उस पर पुलिस ने गोलियां चला दी। जब गोलियां उसने चलाई, किसने? तो वह पुलिस ने चलाई। तो उसके प्रतिक्रिया के रूप में वह जो क्रोधित भीड़ थे, उसने क्या किया कि थाना को जला दिया, यानी थाना में आग लगा दिया, जिसके वजह से क्या हुआ कि 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। तो कितने पुलिसकर्मी की मौत हुई थी? तो 22 पुलिसकर्मी की मौत हुई थी। और तब जाकर यह जो घटना घटित हुआ था, तो इसके बाद जो है लगभग 175 भारतीयों को फांसी की सजा हुई थी, यानी फांसी की सजा देने की घोषणा किया था अंग्रेजी सरकार ने। लेकिन मदन मोहन मालवीय के पैरवी के वजह से उन्होंने बुद्धिमत्ता पूर्वक जो है पैरवी किया था। ये इन जो भी 175 लगभग 175 अभियुक्त मतलब कि भारतीयों को अभियुक्त बनाया गया था इस कांड में, तो मदन मोहन मालवीय ने उनके लिए पैरवी किया था और उन 175 अभियुक्तों में से 151 अभियुक्तों को मतलब फांसी की सजा से बचा लिया गया था। तो किसने पैरवी किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। अब बात करते हैं कि जब यह 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यह हिंसक घटना घटी, तब उस समय गांधी जी गुजरात के बारदौली में थे। तो उस समय इस तरह का प्रश्न पूछा भी जाता है और आपको ध्यान रखना है कि जब चौरी चौरा कांड हुआ तो उस समय गांधी जी कहाँ थे? तो वह गुजरात के बारदौली में थे। तो उसी समय तब जाकर क्या हुआ कि गांधी जी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गुजरात के बारदौली में ही कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का बैठक बुलाया, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति का बैठक बुलाया। जिस कार्यकारिणी समिति का गठन जो है वह कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हुआ था। तो गांधी जी ने क्या किया कि इस चौरी चौरा कांड घटना के बाद 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गुजरात के बारदौली में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई और उस वर्किंग कमेटी के बैठक में जो घोषणा किया गया, जो उसके द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया, तो उसे ही बारदौली प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, तो यह बारदौली प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। तो उस बारदौली प्रस्ताव के द्वारा क्या घोषणा किया गया? बारदौली में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें गांधी जी ने क्या घोषणा किया? तो उसमें असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को पहले बारदौली प्रस्ताव हुआ, पारित हुआ और तब जाकर असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, और इसे समाप्त कब किया गया था? तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वह क्रम के रूप में पूछ लिया जाएगा। क्रम के रूप में, जैसे कि मान लीजिए कि चौरी चौरा घटना हुआ इसका ही पूरा क्रम पूछ लिया जाएगा और उसमें 5-6 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि इसे आप सजाइए कि कौन सा क्रम पहले होगा और कौन सा क्रम बाद में होगा। तो जैसे कि मान लीजिए अगर इस तरह के प्रश्न की चर्चा करें तो जैसे बोल दिया जाएगा चौरी चौरा कांड से संबंधित प्रश्न कि उसमें लिखा रहेगा ऑप्शन कि जैसे पुलिस ने वह सामूहिक भीड़ पर, यानी किसानों का जो सामूहिक जुलूस था, तो उस पर गोलियां चलाई। उसके बाद फिर क्या हुआ था
उन लोगों ने थाने को जला दिया जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो है यह बारदौली प्रस्ताव पारित किया गया था। अब मान लीजिए कि प्रश्न में आपको ऑप्शन में जो है बारदौली प्रस्ताव भी दिया रहेगा और बारदौली प्रस्ताव को आप समझे ही नहीं कि बारदौली प्रस्ताव भी चौरी चौरा कांड के समय हुआ था, तो फिर तो आपके मतलब कि क्या होगा, आपके समझ से वह प्रश्न निकल जाएगा, आप उसका आंसर नहीं दे पाइएगा। आप तो सोचिएगा कि चौरी चौरा कांड तो उत्तर प्रदेश के जो है गोरखपुर में घटित हुआ था, तो यहाँ बारदौली प्रस्ताव का क्या मतलब है और बारदौली प्रस्ताव कहते किसे हैं। तो बारदौली प्रस्ताव क्या था कि बारदौली में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई थी, यहीं से गांधी जी ने जो घोषणा किया था उसे ही बारदौली प्रस्ताव कहा गया। तो असहयोग आंदोलन की स्थगित होने से पहले बारदौली प्रस्ताव को लाया गया था। भले ही 12 फरवरी ही डेट था दोनों का, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, बारदौली प्रस्ताव लाया गया था और उसके बाद फिर वो सहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था। तो इसी तरह का ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा क्रम से सजाइए। तो उन सभी क्रमों को आपको याद रखना कि कैसे कैसे घटना घटित हुई थी। और वन लाइनर पढ़ने से तो कभी भी आप उसे सजा नहीं पाइएगा, ठीक है। इसलिए कहानी को समझना जरूरी है। अब बात करते हैं कि जिस तरह से यह चौरी चौरा कांड से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, उसी तरह से 1919 का भी, जो कि पिछले क्लास में हम लोग 1919 से संबंधित घटनाक्रम के बारे में देखे थे, तो उससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि सबसे पहले बात करें कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, तो 18 मार्च 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, रॉलेट सत्याग्रह शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है हंटर कमीशन का गठन हुआ था, हंटर आयोग का गठन हुआ था। तो वह कब हुआ था, तो वह 14 अक्टूबर 1919 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ था, उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन किया गया था। कहां पर, तो वह अमृतसर में किया गया था। कब, तो वह 26 से 30 दिसंबर 1919 ईस्वी को ही। तो सब देखिए दिसंबर का ही क्रम है, या ये 1919 ईस्वी का ही क्रम है, लेकिन आपको उस क्रम को समझना है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि कांग्रेस जांच समिति का गठन किया गया था। तो इस तरह से प्रश्न आपको 1919 के घटनाक्रम से संबंधित पूछ लिया जाएगा और बोलेगा कि उसे सजाकर उसे आप क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट, फिर रॉलेट सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर क्या हुआ था, हंटर आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ था, उसके बाद जो है अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, कांग्रेस जांच समिति का गठन किया गया था। तो यह कहानी है, यह वन लाइनर किताब पढ़ने से आपको नहीं प्राप्त होगा। यह जो वन लाइनर किताब पढ़ने के बाद जो है आप अपने आप में क्रांतिकारी भावना जगा लेते हैं ना, कि अब तो एग्जाम में किसी भी तरह का प्रश्न आ जाए उसे तो हम तोप से उड़ा देंगे। तो वह वन लाइनर किताब पढ़कर जो क्रांतिकारी भावना जगाते हैं उससे तो कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि आप प्रश्न को एग्जाम में तोप से नहीं उड़ाइएगा, बल्कि एग्जाम में प्रश्न आपको तोप से उड़ा देगा। लेकिन क्या होता है, बेशर्मी की हद तो तब पार हो जाती है जब एग्जाम के बाद स्टूडेंट जो है फोन पर एक दूसरे से बतियाते हैं कि इस बार का एग्जाम तो बिल्कुल निकल जाएगा, इससे आसान प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इससे आसान प्रश्न नहीं पूछ सकता है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है निकलने के बाद बस ट्रेन में बैठने के बाद एकदम आराम से हंसते हुए मतलब कि बात करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है, जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट में पता चलता है कि हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़ी बेशर्मी की हद तब पार होती है जब स्टूडेंट अपने आप को दोषी नहीं देते हैं, बल्कि एग्जामिनर को ही दोषी साबित कर देते हैं। वह यह कहते हैं कि हम तो हिस्ट्री पढ़ के गए थे, हिस्ट्री से मेरा प्रश्न नहीं छूटा। अरे एग्जामिनर करंट कहाँ से पूछता है वो तो पता ही नहीं चलता है, करंट में ही जो है ना प्रश्न नहीं बना, इसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन वह स्टूडेंट जो इस बेशर्मी की हद को पार कर देते हैं, वह कभी भी प्रश्न को पलट कर नहीं देखते हैं कि उसका तो इतिहास, पॉलिटी, इन सभी में ही प्रश्न छूट कर आया था, वो छोड़ कर आए थे, जिसके बारे में वो हंस रहे थे कि यह तो मेरा सही है। तो इसलिए आपके बारे में ही बोला जा रहा है, आपके हित के लिए बोला जा रहा है। जो यूट्यूब पर जो वन लाइनर पढ़ाने वाले को आप मसीहा समझ रहे हैं ना, वो आपके मसीहा नहीं हैं, बल्कि एक दिन देख लीजिएगा वह आपके लिए नुकसानदायक ही साबित होंगे, क्योंकि आपका उम्र बैठा नहीं रहेगा, आपका एज
बैठा नहीं रहेगा, वह तो चलते जा रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका एज जो है वह समाप्त हो जाएगा, आप एग्जाम के मतलब वैकेंसी के फॉर्म को ही नहीं भर पाइएगा। तो इसीलिए जितना जल्दी आप उस नींद से, उस क्रांतिकारी भावना से अगर निकल गए तो उतना जल्दी ही आपका सिलेक्शन होगा और एक गैजेटेड ऑफिसर बन जाइएगा। तो यह आपके लिए ही बोला जा रहा है, ठीक है। और पूरे यूट्यूब पर आप इस चीज को चेक कर सकते हैं। आप जिसे मसीहा समझ रहे हैं ना, तो उनके कंटेंट को और मेरे कंटेंट को देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि किसके कंटेंट से एग्जाम का प्रश्न सोल्व हो रहा है, किसके कंटेंट से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। किसी को भगवान मत मान लीजिए, गलतियां तो भगवान ने भी किया था, तो इंसान कैसे सही हो सकता है। तो इसी वजह से किसी को भगवान मत मानिए, बल्कि जो आपके लिए सही है उसे चुनिए, बाद बाकी आप खुद समझदार हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम लोग यहां पर थे कि चौरी चौरा कांड, जिसे गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को स्थगित कर दिया था। तो कारण क्या था कि यह चौरी चौरा कांड नामक घटना, इसी वजह से गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 ईस्वी में समाप्त कर दिया था, उसे वापस ले लिया था। क्योंकि गांधी जी को यह महसूस हुआ था कि भारतीयों ने अभी अहिंसा का सिद्धांत अच्छे से नहीं समझा है। गांधी जी को यह महसूस हुआ था कि अभी भारतीय जो हैं अहिंसा के सिद्धांत को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। उन्हें लगा था कि यह असहयोग आंदोलन का नेतृत्व उनके हाथों से निकलकर हिंसक हाथों में जाने वाला है। तो इस वजह से अगर इस आंदोलन का नेतृत्व हिंसक हाथों में चला जाएगा तो क्या था कि गांधी जी का यह मानना था कि सरकार क्या करेगी, अंग्रेजी सरकार तब क्या करेगी कि राज्य की रक्षा करने के बहाने आंदोलन को क्या होगा, कुचल कर रख देगा। तो इसी वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंसक हाथों में जाने से पहले क्या किया कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को उन्होंने स्थगित कर दिया। उसके बाद फिर क्या था कि इस चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल कहा था। तो किस आंदोलन को और किस घटना के बाद गांधी जी ने अपनी हिमालय जैसी भूल कहा था? तो चौरी चौरा कांड घटना के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने अपनी हिमालय जैसी भूल कहा था। अब बात करते हैं कि जिस समय यह चौरी चौरा कांड घटना घटित हुआ था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वह लॉर्ड रीडिंग थे, जो 1921 से 1926 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहे थे। जबकि यह असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, लेकिन जब चौरी चौरा कांड हुआ तब उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। बात करते हैं कि 16 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने अपने पत्रिका यंग इंडिया में असहयोग आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए इन्होंने लिखा था। किसमें? तो 16 फरवरी 1922 ईस्वी को अपनी पत्रिका यंग इंडिया में इन्होंने लिखा था कि मैं हर प्रकार का दमन, हर प्रताड़ना, हर उत्पीड़न सहन कर सकता हूं, लेकिन आंदोलन हिंसक हो जाए इसे मैं सहन नहीं कर सकता हूं। तो यह कथन किसने कहा था? तो वह गांधी जी ने कहा था। कब? तो 16 फरवरी 1922 ईस्वी को अपने पत्रिका यंग इंडिया में कहा था। किस लिए? तो असहयोग आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए। जितना भी यहाँ कथन आपको बताया जाएगा उस सभी को आपको लिखना है, ताकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है वो आगे नहीं पूछे जा सकते हैं। अगर ऐसा होता तब तो हर स्टूडेंट से प्रीवियस ईयर को पढ़कर ही सिलेक्शन ले लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको प्रिपेयर होना है कि एग्जामिनर किसी भी तरह का प्रश्न पूछे हम जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन कब? जब आप डिटेल से पढ़िएगा तब। अब फिर बात करते हैं कि जब गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को स्थगित किया तब
इस असहयोग आंदोलन को स्थगन का जो है, यानी असहयोग आंदोलन के स्थगन का विरोध किया गया कुछ नेताओं के द्वारा, यानी गांधी जी का विरोध किया गया, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के स्थगन का विरोध किया गया कुछ नेताओं के द्वारा, कुछ भारतीय नेताओं के द्वारा। वो भारतीय नेता कौन कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालचारी, मोहम्मद अली एवं शौकत अली, जिन्हें अली बंधु कहा जाता है। तो मोहम्मद अली एवं शौकत अली जिन्होंने खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। तो इन सभी भारतीय नेताओं ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के स्थगन का विरोध किया था, और विरोध करने के क्रम में कुछ भारतीय नेता ने गांधी जी का विरोध करते हुए, असहयोग आंदोलन के स्थगन का विरोध करते हुए उन्होंने कुछ कथन भी कहा था। तो आइए उस कथन के बारे में जानते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कथन कहा था? तो कुछ उन सभी कथन का कुछ कुछ लाइन आपको यहाँ हिंट के रूप में दिया गया है, और जब मैं इसे अभी बोलूँगा तो उसे आप लिख लीजिएगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कथन कहा था कि हम सबको बड़ा दुख हुआ जब हमें यह जानकारी मिली कि हमारी लड़ाई को उस समय बंद कर दिया गया जब हम सफलता के करीब थे। तो यह कथन किसने कहा था? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यह असहयोग आंदोलन के स्थगन के विरोध में। अभी जो भी कथन कहा जाएगा वह सभी के सभी असहयोग आंदोलन के स्थगन के विरोध में ही कहा जाएगा। फिर बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में, कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या कथन कहा था कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्र संकट से कुछ कम नहीं था। तो यह कथन किसने कहा था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब अगले कथन के बारे में बात करें तो मोतीलाल नेहरू का क्या कथन था इस संदर्भ में कि जब कन्याकुमारी के एक, ठीक है, इसे चलिए पूरा करते हैं कि मोतीलाल नेहरू ने क्या कथन कहा था कि जब कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तब हिमालय के एक दूसरे गांव को दंडित करना कहां तक उचित था। इस कथन का तात्पर्य यह था कि अब जैसे कि मान लीजिए कि यह भारत है, ठीक है, यह उत्तरी पॉइंट है और यह जो है दक्षिणी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ क्या है? कन्याकुमारी है, और जबकि इधर क्या है? हिमालय है। तो उनका कहना था मोतीलाल नेहरू का कि जब कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तब यह हिमालय के एक दूसरे गांव को दंडित करना कहां तक उचित था। मतलब तात्पर्य यह हुआ कि मोतीलाल नेहरू का यह कहना था कि ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा नामक स्थान पर यह हिंसक घटना घटित हुई तो सिर्फ वहां पर असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता, बाद बाकी भारत के और भी जगह पर इसे चलने दिया जाता। लेकिन गांधी जी को यह एहसास हुआ था कि इसका नेतृत्व जो है, इस आंदोलन का नेतृत्व उनके हाथों से निकलकर हिंसक हाथों में जाने वाला है, इसी वजह से उन्होंने इसे स्थगित कर दिया था। अब बात करते हैं चौथे कथन के बारे में, तो वह है CR दास ने कहा था, चित्तरंजन दास ने कहा था। चित्तरंजन दास ने क्या कहा था कि गांधी जी आंदोलन को बहुत उत्साह से शुरू करते हैं, प्रारंभ में कुशलता से उसका नेतृत्व भी करते हैं, लेकिन अंत में साहस खोकर बहक जाते हैं। तो यह कथन किसने कहा था? तो चित्तरंजन दास ने कहा था। तो यह जो चारों कथन किसने कहा है, किस संदर्भ में कहा है, इन सभी बातों को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि कथन के बारे में भी हम लोग जान लिए कि इसके बाद फिर क्या हुआ कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था तो उसके विरोध में गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव को लाया गया था, निंदा प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। तो आइए बात करते हैं इस गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव को किसने, कब और कहां लाया था। तो 24 फरवरी 1922 ईस्वी को
दिल्ली में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी अर्थात कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी। कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था बल्कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। कब? तो 24 फरवरी 1922 ईस्वी को। कहां पर? तो दिल्ली में हुआ था। और इसी बैठक में दो व्यक्ति, एक का नाम था डॉक्टर मुंजे और दूसरे का नाम था JM सेनगुप्ता। तो इन दोनों व्यक्तियों ने इसी कांग्रेस के बैठक में गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद इन नेताओं ने जो गांधी जी की आलोचना की थी, तो इसके वजह से गांधी जी की स्थिति थोड़ा सा क्या हुआ था, दयनीय हो गई थी। तो अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी के इसी दयनीय स्थिति का लाभ उठाते हुए उसने क्या किया कि 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की जेल की सजा दे दी। तो गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की जेल की सजा कब दी गई थी? तो 10 मार्च 1922 ईस्वी को। तो गांधी जी को जब 6 वर्ष की जेल की सजा हुई थी, तो यह फैसला किस न्यायाधीश ने सुनाया था? तो यह फैसला सुनाने वाला न्यायाधीश का नाम था ब्रूमफील्ड, जिसने गांधी जी को जनता में असंतोष की भावना को भड़काने के वजह से इन्हें 6 साल की जेल की सजा सुनाई थी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या गांधी जी पहली बार जेल की सजा काटे थे? तो जी नहीं, गांधी जी को पहली बार जेल की सजा 1908 ईस्वी में हुई थी। कहां पर? जब वह दक्षिण अफ्रीका में ही मतलब आंदोलन को संचालित कर रहे थे, तो वहीं पर पहली बार इन्हें 1908 ईस्वी में कारावास की अर्थात जेल की सजा हुई थी। लेकिन भारत में 10 मार्च 1922 ईस्वी को 6 वर्ष की इन्हें जेल की सजा हुई थी, जिसका फैसला यानी जो यह सजा किसने सुनाया था? तो ब्रूमफील्ड ने सुनाया था। तो इसी अवसर पर यानी जेल का जो इन्हें सजा हुआ था, तो इसी अवसर पर गांधी जी ने एक ऐतिहासिक भाषण में भाषण देते हुए कहा था कि आज मैं यहां जो आया हूं, अर्थात अपने जेल जाने के संदर्भ में कहा था कि आज जो मैं यहां आया हूं, क्योंकि मुझे यह एहसास हो गया था कि कानून का उल्लंघन एवं विचारपूर्वक हिंसा के लिए मैं यहां पर प्रसन्न होकर सजा पा सकता हूं। कहां पर? तो जेल में। और मुझे लगता है कि ऐसा करना एक सच्चे भारतीय का पहला कर्तव्य है। तो यह कथन गांधी जी ने कब कहा था, किस संदर्भ में कहा था? तो जब उन्हें जेल की सजा हुई थी, तब उस दौरान जो है उन्होंने एक ऐतिहासिक रूप से जो उन्होंने भाषण दिया था, तो उसी समय उन्होंने इस कथन को कहा था अपने जेल जाने के क्रम में। तो फिर क्या था? जब 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को 6 वर्ष की जेल की सजा हुई, लेकिन 5 फरवरी 1924 ईस्वी को खराब स्वास्थ्य के आधार पर इन्हें रिहा कर दिया गया था। इससे पहले यहाँ जो गांधी जी का कथन का कुछ लाइन यहाँ लिखा गया, जिसे अभी मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। और फिर क्या था कि 5 फरवरी 1924 ईस्वी को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। किस आधार पर? क्योंकि 6 वर्ष की अभी सजा भी नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले ही 2 वर्ष में ही इन्हें जो है मतलब कि रिहा कर दिया गया था। क्यों? किस आधार पर? तो खराब स्वास्थ्य के आधार पर। तो इस तरह से क्या हुआ कि यह असहयोग आंदोलन असफल साबित हुआ। लेकिन अब बात करते हैं कि इस असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या हुआ। ठीक है, तो आइए इसके परिणाम के बारे में बात करते हैं, क्या क्या इसका परिणाम था। तो असहयोग आंदोलन भले ही असफल हो गया, लेकिन इसके कई सारे लाभ भी हुए। तो आइए लाभ क्या क्या हुए, उसके क्या क्या मतलब प्लस परिणाम निकला, तो उसके बारे में बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन ने ही के वजह से ही कांग्रेस पहली बार जन आंदोलन का नेतृत्व करने वाली संस्था बनी, जबकि इससे पहले वह संवैधानिक दायरे से स्वराज को प्राप्त करना चाहता था। लेकिन कांग्रेस ने इसी असहयोग आंदोलन के वजह से संवैधानिक दायरे से बाहर निकलकर जन आंदोलन का नेतृत्व करने वाली संस्था बनी।
लोगों में जो यह भ्रांतियां थी कि कांग्रेस सिर्फ कुछ लोगों का नेतृत्व करने वाली ही संस्था है, लेकिन अब क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन के द्वारा कांग्रेस अब सिर्फ नाम मात्र के लोगों का नेतृत्व करने वाली संस्था नहीं थी, बल्कि पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बन गई थी। तो वह किस आंदोलन के बाद? तो वह असहयोग आंदोलन के बाद। असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस पहली बार जन आंदोलन की संस्था बनी थी। अब बात करते हैं इसका अगला परिणाम क्या निकला इस आंदोलन का। तो हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी। तो हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि खिलाफत आंदोलन का भी परिणाम था, चूंकि दोनों आंदोलन साथ साथ चला था। तो इसी वजह से असहयोग आंदोलन का भी यह परिणाम था कि हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी। आइए तीसरे परिणाम की बात करें। तो तीसरा परिणाम था कि असहयोग आंदोलन ही पूरे राष्ट्र की जनता को एक सूत्र में बांध दिया था। पूरे राष्ट्र की जनता को एक सूत्र में बांधने का मतलब यह हुआ कि असहयोग आंदोलन में समाज के हर वर्ग ने भाग लिया था, जिससे इस आंदोलन ने पूरे राष्ट्र की जनता को एक सूत्र में बांध दिया था। आइए चौथे परिणाम की बात करें। तो चौथा परिणाम था कि असहयोग आंदोलन के बाद जनता के मन से, भारतीय जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति या ब्रिटिश शासन का भय समाप्त हो गया था। आखिर ऐसा क्यों? असहयोग आंदोलन के बाद जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति या शासन का भय समाप्त हुआ, ऐसा क्यों? क्या धारणा थी? क्यों ऐसी मतलब कि ऐसी बात क्यों निकल कर आई? तो आइए उसके बारे में बात करते हैं कि क्या था कि भारत में ब्रिटिश शासन या उपनिवेशी शासन की जो स्थापना की गई थी, या हम यह कहें कि भारत में जो ब्रिटिश शासन या उपनिवेशी शासन था वह दो मिथ्या अवधारणा पर आधारित थी। कौन कौन सा? तो वह दो मिथ्या अवधारणा कौन कौन सी थी जिस पर भारत में ब्रिटिश शासन टिका हुआ था? तो पहला मिथ्या धारणा था कि ब्रिटिश शासन या विदेशी शासन भारतीयों के हित में है। यह पहला मिथ्या अवधारणा थी। दूसरा जो मिथ्या अवधारणा थी, यानी मिथ्या अवधारणा कहने का मतलब गलतफहमियां, भारतीयों में जो गलतफहमियां थी, तो दूसरा मिथ्या अवधारणा वह यह थी कि विदेशी शासन अर्थात ब्रिटिश शासन अजय है और उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है। तो अब आइए बात करते हैं कि यह जो दो मिथ्या अवधारणा थी इसे कैसे तोड़ा गया। ठीक है, तो पहले मिथ्या अवधारणा की बात करें तो पहले मिथ्या अवधारणा यह थी कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के हित में है, तो इसे नरमपंथी राष्ट्रवादी नेता, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत के द्वारा अंग्रेजी सरकार के आर्थिक शोषण के प्रवृत्ति को उजागर करके रख दिया था। किस माध्यम से? तो धन निष्कासन के सिद्धांत के द्वारा। तो दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत के द्वारा यह साबित कर दिया था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है वह भारतीयों के हित में नहीं है, बल्कि वह अपने हित के लिए भारत में टिका हुआ है। तो प्रथम मिथ्या अवधारणा को तो नरमपंथी राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी ने ही तोड़ दिया था। अब बात करते हैं ये दूसरे मिथ्या अवधारणा के बारे में। तो दूसरा जो मिथ्या अवधारणा था तो उसे असहयोग आंदोलन ने सत्याग्रह के द्वारा कड़ी चुनौती दी, और कड़ी चुनौती देने के बाद जो है ब्रिटिश शासन को जड़ से हिलाकर रख दिया था। किसने? तो असहयोग आंदोलन ने अपने सत्याग्रह के माध्यम से। तो इस प्रकार अब क्या हुआ कि इस आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद जनता के मन से ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश शक्ति का भय समाप्त हो गया, और वह जो भारतीय जनता थे वह स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए लालायित हो गए थे। इसी असहयोग आंदोलन का परिणाम था। भले ही यह असफल हो गया, लेकिन इनके कई सारे पॉजिटिव परिणाम भी थे। तो यही वो पॉजिटिव परिणाम थे। इसी आंदोलन के बाद अंग्रेजों के मन में भी जो कुछ भ्रांतियां थी, कुछ गलतफहमियां थी भारतीयों के लिए, वह यह थी कि अंग्रेज यह सोचते थे कि भारतीयों में राष्ट्र चेतना का अभाव है। दूसरा जो भ्रांतियां थी कि अंग्रेज यह सोचते थे कि भारतीय अपने आप को भारतीय जो थे वह दास्ता को
या गुलामी को अपने भाग्य की नियति समझते थे। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अंग्रेजों में यह भ्रांतियां थी कि भारतीय लोग जो थे वह दास्ता को या गुलामी को अपने भाग्य की देन समझते थे। लेकिन यह वही असहयोग आंदोलन था जिसके बाद जो है अंग्रेजों की भी भ्रांतियां टूट चुकी थी। उसके बाद जो है फिर कूपलैंड का कथन था गांधी जी के संदर्भ में कि गांधी जी आंदोलन को क्रांतिकारी बनाने के साथ साथ लोकप्रिय भी बना दिए थे। तो यह किसने कहा था? कूपलैंड ने कहा था। तो इस तरह से हम लोगों का असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए।